Hello friends, hope you are good at your home with your families. I am Ritik Pal and I welcome you to our channel Conceptualizing Studies, where we help building up your concepts which make your studies simpler. तो लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीट किया था। फिजिकल वर्ल्ड थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने उसको थोड़ा जल्दी कंप्लीट किया था। और थियोरेटिकल टॉपिक्स तो उसमें बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी 11th क्लास में नए आए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, उनको वो चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि वो आगे जाके फिजिक्स में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो पूरे 11th और 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब यहाँ से जो आपकी जर्नी चालू हुई है पूरी 12th क्लास एंड तक के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक के, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चैप्टर, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? मैथमेटिकल टूल्स। मतलब इस चैप्टर में हम वो सब चीजें पढ़ेंगे जो आपको 11th और 12th क्लास के फिजिक्स के हर चैप्टर में काम में आएगी। यहां तक कि कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के वहां पे भी काम में आएगा। तो मैथमेटिकल टूल्स मतलब यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के वो कंसेप्ट, वो फंडामेंटल्स या वो चैप्टर्स, टॉपिक्स की बात करेंगे जो फिजिक्स में अप्लाई होने वाले हैं। फिजिक्स में हर जगह कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स का काम पढ़ते ही रहेगा, तो उसके लिए हमको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी पढ़ने की। तो इसलिए हम पहले एक चैप्टर अलग से पढ़ लेते हैं मैथमेटिकल टूल नाम से, जो हमको पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं आगे का। एक और चीज इंपॉर्टेंट कि ये जो मैं चैप्टर यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल टूल्स, यहाँ पे जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा वो सब रहेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग। फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए अभी है, इसमें मैं उतना ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपको फिजिक्स में काम आने वाला है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं लेके जाऊंगा। यहाँ पे कुछ 9th और 10th के टॉपिक्स आएंगे, कुछ 11th और 12th के टॉपिक्स आएंगे। मैं दोनों टॉपिक्स को थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा। मैथमेटिक्स में अगर आप इसको पढ़ोगे, आप 12th क्लास या 11th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो अब इसको आगे जाकर मैथ्स की वीडियोस अपलोड करेंगे, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा डिटेल में समझाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उसको शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करूंगा आपको। कुछ चीजें हैं जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री है, उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे लीनियर इक्वेशन हो वो आप पढ़ के आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ के आए हैं, बाइनोमियल थ्योरम आगे जाके पढ़ेंगे 11th 12th में, लेकिन वो भी मैं उसका सिर्फ जो यहाँ पर काम आएगा वही वाला पार्ट समझाऊंगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो ये सब चीजें थोड़े शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करी जाएगी आपको। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करना है हमको, जिसमें हमारा सबसे पहली जो यूनिट यहाँ पे स्टार्ट होती है वो है अलजेब्रा। सबसे पहला पार्ट मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है, लेकिन यहाँ पर हम उसको एज अ पार्ट पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टूल्स का एक पार्ट, अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है सबसे पहले ये बताएं। अलजेब्रा मतलब मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम नंबर्स के साथ में सिंबल्स की भी स्टडी करते हैं। नंबर्स को रिलेट करते हैं किससे? सिंबल्स से, तो वो आ जाता है अलजेब्रा में। ये बहुत ड्रास्टिक चेंज था मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि पहले हम मैथमेटिक्स को सिर्फ अर्थमेटिक्स से रिलेट करते थे। अर्थमेटिक मतलब जहां पर सिर्फ नंबर से डील किया जा सके, नंबर 2 into 3, 2 + 3 ऐसी चीजें डील होती थी वहां पे। लेकिन जब वहां पे सिंबल्स आ गए, सिर्फ वेरिएबल्स नहीं, सिंबल्स एक्स वाई जेड सिग्मा डेल्टा, वो सब चीजें जब आ गई मैथमेटिक्स में, तब वो अलजेब्रा बन गया। क्या बन गया? अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में मैथमेटिक्स में नंबर्स और सिंबल्स के साथ डील किया जाता है, सिंबल्स के ऊपर ऑपरेशंस वगैरह जो भी होता है वो सब डील करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा वो ब्रांच जिसमें नंबर्स और सिंबल्स को लिया जाता है। हम सिंपल भाषा में बोले तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की बात होती है। किसकी बात होती है? वेरिएबल्स की और कांस्टेंट्स की। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? वेरिएबल कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, जैसे उसको डिनोट करने के लिए एक्स वाई जेड लेटर यूज करते हैं, ए बी सी यूज कर सकते हैं, क ख ग यूज कर सकते हैं। जहां पर आपको वेरिएबल्स की कमी पड़ गई, 26 लेटर्स आपके खत्म हो गए इंग्लिश के, ग्रीक लेटर्स में जा सकते हो आप, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा टाओ काय साय, बहुत सारे लेटर्स हैं। फिर वो भी कम पड़ गए तो क ख ग पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे 1 2 3 1.5 2/3 पाई और सी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी एक कांस्टेंट हो गया। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज है जो कांस्टेंट है, इनको कई बार लेटर से डिनोट कर दिया जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए, इसलिए वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स को एक साथ डील किया जाए तो वो कहलाता है अलजेब्रा। ठीक है,
अब एल्जेब्रा के अंदर हम पहले पार्ट के ऊपर जाते हैं। जो अभी हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस। क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सुना है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, कितना भी हो सकता है। 2 वेरिएबल्स में ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के अंदर लीनियर इक्वेशन। कौन 2 वेरिएबल्स? x और y आपके 2 वेरिएबल्स हैं, और a, b और c जो है वो क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। a, b, c कोई कॉन्स्टेंट है। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला गया? लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो। क्या हो? हाईएस्ट पावर 1 हो। अगर किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 हो गई। यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं मतलब कोई भी वेरिएबल मान लो x, उसकी पावर 0 या y की पावर 0, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 हो गई, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 1, तो इसलिए कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गई। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स भी बन सकती है। कैसे? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, जहां पर वेरिएबल्स कौन हुए? x, y और z आपके वेरिएबल्स हैं, और a, b, c, d कोई कांस्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये सब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। a, b, c कांस्टेंट से जिनकी वैल्यू पुट हो जाएगी। 3 वेरिएबल्स में 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस y प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स। आगे जाके हम सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं अभी से 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स भी बताऊंगा। हमको ज्यादा फोकस करना है 2 वेरिएबल्स पे। अभी 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये है। इसका ग्राफ, हम ग्राफिकल मेथड पे भी आएंगे, तो अभी मैं एक और चीज यहाँ पे ग्राफ पे समझा दूं कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ये। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका दूसरा फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं यूज कर रहा हूं y इक्वल्स टू mx प्लस सी। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है। कौन सा फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस सी है, जहां पे m जो है वो कहलाता है स्लोप। क्या कहलाता है? स्लोप। और c जो है वो कहलाता है इंटरसेप्ट। क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m मतलब स्लोप, स्लोप मतलब x एक्सिस की तरफ कितनी झुकी हुई है लाइन, है ना। जितनी ज्यादा x एक्सिस की तरफ बेंड होगी उतना कम स्लोप हो जाएगा, जितनी कम झुकी हुई होगी उसकी तरफ उतना ज्यादा स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप होता है x एक्सिस की तरफ कितनी झुकी हुई लाइन। और इंटरसेप्ट यहाँ पे जो c है वो है y इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट। मतलब y एक्सिस को लाइन कहाँ कट कर रही है। ये जो स्लोप होता है उसको डिनोट किया जाता है इस एंगल से। अगर कोई लाइन एक्स के साथ एंगल थीटा बना रही है तो स्लोप जो है m वो होता है tan थीटा के बराबर। किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। m इक्वल्स टू tan थीटा। और c जो इंटरसेप्ट है वो क्या है कि ये x एक्सिस को कहां कट कर रही है। अभी मैं ये इसलिए ज्यादा अच्छे से क्लियर कर रहा हूं ये वाला फॉर्म, क्योंकि इस फॉर्म से हम ग्राफ पे आगे प्लॉट करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में के बारे में कुछ चीजें बताई। अब आगे बढ़े। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लेके चले। और अब हम आ गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। किस पे आ गए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इसका पूरा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 10th क्लास से 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो वो क्या बोलता है
क्या वो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर है, मतलब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। पहली को लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी को लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दो लीनियर इक्वेशन आ गए आपके पास टू वेरिएबल्स में, ठीक है, जहां पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कोई कांस्टेंट्स है। अब आपको इसका बताना है सॉल्यूशन कितने होंगे। तो पहली बात, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे ये बताने के तीन तरीके, मतलब तीन तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला कि अगर आपका a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो गया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। किसको? इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अभी हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो दोनों स्ट्रेट लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। दैट इज एक ऐसा कॉमन पॉइंट आएगा जो इसके लिए और इसके लिए सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, मतलब वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। दैट इज इस तरह की अगर इक्वेशन है तो उसका कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आया तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो गया, लेकिन वो नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, लेकिन वो बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो इस तरह की लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस? पैरेलल लाइंस। मतलब दो लाइंस है जिनका स्लोप सेम आ रहा है, यहाँ पे स्लोप सेम आ रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब स्लोप सेम है, मतलब सेम एंगल पे जा रही है। लेकिन c1 अपॉन c2 दैट इज इंटरसेप्ट अलग अलग है। अगर इंटरसेप्ट अलग अलग है और स्लोप सेम है, मतलब वो दोनों पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है। कैसी लाइंस? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करती है? पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती है इन्फिनिटी पे, मतलब इन्फिनिटी हमको पता ही नहीं क्या है, मतलब पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। दैट इज इसका आता है नो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है इन दो पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, क्योंकि ये दोनों कैसी लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है? पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट आता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब सारे कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये रिप्रेजेंट करती है कोइंसिडेंट लाइंस, या बोला जाए सेम लाइंस। ये रिप्रेजेंट करती है सेम लाइन को, मतलब ये दोनों जो इक्वेशन है वो सेम लाइन की इक्वेशन है, बस कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो चुका है। जैसे x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पहली लाइन की इक्वेशन, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो सेम लाइन हो गई। और सेम लाइन के अंदर कितने कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि अगर a1 अपॉन b2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो जाए तो सेम लाइन रिप्रेजेंट करता है और उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। तीन तरह के सॉल्यूशंस आ सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है, नो सॉल्यूशन आ सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। हमको इसकी और इसकी बात ही नहीं करनी, हमको बात करनी है इसकी कि अगर एक सॉल्यूशन है तो उसको निकाल के बताओ कि दो इक्वेशन देती है उसका एक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो वो वैल्यू निकाल के बताओ एक्स और वाई की। तो हमको सॉल्यूशन निकालना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो उसके तीन तरीके, कितने तरीके? तीन तरीके पढ़े होंगे आपने। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको बहुत बुरा लगता होगा शायद। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
तो ये 3 तरीके से सॉल्व हो सकती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें अब इसके आगे से फोकस करना है इस वाले तरीके पे, क्योंकि हम इस वाले तरीके से ही ज्यादातर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हम एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बहुत कम जाएंगे, इसके ऊपर तो जाएंगे ही नहीं। कुछ इक्वेशंस एलिमिनेशन से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन हम ज्यादातर यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। मैं सब्स्टिट्यूशन का इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपके पास 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन है, इसके बाद 3 वेरिएबल्स में भी आ सकती है, 4 वेरिएबल्स में भी आ सकती है। तो जितने ज्यादा वेरिएबल बढ़ते जाएंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन से वो इक्वेशंस आसान बनती जाएगी। कैसे? सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स था, हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, तो इक्वेशन कितनी आई? 2। ये थ्योरी बोलती है कि जितने वेरिएबल्स है उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स है तो उसको सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशंस लगेगी? 2 इक्वेशंस लगेगी। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं तो कितनी इक्वेशन आएगी? 3 इक्वेशंस लगेंगी। अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं तो कितनी इक्वेशन? 4 इक्वेशंस। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उसके अंदर भी यूज आएगा इसका, तो अलग अलग जगह यूज आएगा। आपके पास 5-5 वेरिएबल भी बन सकते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशंस बनाते रहेंगे। जितनी इक्वेशन बनेगी उतने आपके पास वेरिएबल्स होंगे और उससे सॉल्यूशन निकालना है आपको, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड रहता है। क्या बोलता है ये? एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाए, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करी जाए, वहां पे आपका सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा और उसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली जाए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के बता देते हैं हम, x + y + 1 = 0। अब एक इक्वेशन ये है, और एक और इक्वेशन ले ली 2x + 3y - 2 = 0। एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालने का बोला आपको। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट इक्वेशन मार्क करोगे, सेकंड इक्वेशन मार्क करोगे, x या y दोनों में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली। मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या है? y को इधर रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया, तो -1 - x। ये आ गया y की वैल्यू, इसको उठा के पुट करा सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करने पे क्या आया? 2x + 3y, 3 और y की वैल्यू ये, दैट इज 3 × -1 - x -2 = 0। 2x ब्रैकेट ओपन करा, +3 × -1 - 3 +3 × -x -3x -2 = 0। 2x - 3x, 2x - 3x is -x, -3 - 2 is -5 = 0। x उधर गया तो x की वैल्यू आ गई, x = 5, x = 5 -5, सॉरी -5 वैल्यू आ गई, ये x = -5 वैल्यू आई, ये x = -5 उठा के इस इक्वेशन पुट करी, तो y = -1 - x, दैट इज -1 - -+5 -1 + 5 4, y = 4। तो इसका सॉल्यूशन हो गया -5 और 4, x की वैल्यू -5, y = 4। इन दोनों इक्वेशन पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सिंपल है। आप तीन वेरिएबल्स मिलेंगे, 4 वेरिएबल्स मिलेंगे, तब भी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसान लगेगा एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बजाय। ठीक है। तो ये था लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ। लीनियर इक्वेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपने 9th और 10th में इसकी प्रैक्टिस करके आए हो, तो मैं इसको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। आप अगर जरूरत लगे तो 9th 10th की एनसीईआरटी उठा के उसमें से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स जब आएगा तब वहां पे सॉल्व करना हम सीख लेंगे। तो ये था लीनियर इक्वेशन के बारे में। अब हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा अलजेब्रा में, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिसके अंदर डिग्री 2 हो, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर किसी अगर इक्वेशन की 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट, ax² + bx + c = 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी? x की। यहां पर a b c जो है वो कोई कॉन्स्टेंट्स है, यहाँ पे x का स्क्वायर आ रहा है, हाईएस्ट पावर 2 हो गई, x की पावर 1 भी आ रही है और x की पावर 0 भी आ रही है, कांस्टेंट मतलब x की पावर 0 हो गई। तो इस तरह से इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। कभी भी ध्यान रखिएगा इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट नहीं होते, फंक्शन के ग्राफ प्लॉट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, हमको दो वेरिएबल चाहिए। तो आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको एक फंक्शन दिया है। इसका जो ग्राफ होता है वो बनता है पैराबोलिक या पैराबोला। क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ बनता है पैराबोला या पैराबोलिक। पैराबोला कैसा दिखता है? पैराबोला दो टाइप्स का हो सकता है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में दो टाइप्स के पैराबोला हो सकते हैं। पहला पैराबोला इस टाइप का, दैट इज अपवर्ड फेसिंग, और दूसरा पैराबोला डाउनवर्ड, अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग, दो तरह के पैराबोला बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ ए। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो ये अपवर्ड टाइप का पैराबोला होगा, और अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो वो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। समझे? अब अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला में भी तीन तरह की कंडीशन बनती है। पहली ये कंडीशन कि अपवर्ड पैराबोला जो था वो एक्स एक्सिस को बिना टच करे चला गया, एक्स एक्सिस को एक भी जगह एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करा, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जो पैराबोला था वो ऊपर से नीचे आया और y एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करते हुए गया। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। और तीसरी कंडीशन थी कि ये ऊपर से नीचे आया और y एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए गया। कितने पॉइंट पे? दो पॉइंट पे। एक जहां पर एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करा, एक जहां पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा और एक जहां पर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। तो ये तीन अलग अलग कंडीशन है जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी कि इसका सॉल्यूशन निकालना। अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना मतलब y की वैल्यू जीरो हो जाना, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये y एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे y जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं? या तो पैराबोला एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं करा, मतलब इसका नो सॉल्यूशन, या इसको बोलते हैं इमेजिनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? इमेजिनरी सॉल्यूशन। यहां पर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। अब ये थ्योरी बोलती है कि जितनी डिग्री होगी उतने सॉल्यूशन होंगे, किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतने सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे डिग्री आ रही है 2, कितनी? 2। डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन कितना होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यहां पर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है। एक ही सॉल्यूशन होना मतलब यहाँ पर डिग्री 2 है तो दो सॉल्यूशन होने चाहिए। दैट इज यहाँ बोला जाएगा दो सॉल्यूशन, लेकिन वो दोनों कैसे हैं? इक्वल। तो यहाँ पे बोला जाता है रियल एंड इक्वल। दो रियल सॉल्यूशंस हैं लेकिन इक्वल है। यहाँ पे इमेजिनरी सॉल्यूशन, इमेजिनरी नंबर्स हम मैथमेटिक्स में आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी बस इतना आपको समझना है कि इमेजिनरी सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन रियल नहीं है। यहाँ पर रियल है लेकिन दोनों कैसे हैं? इक्वल है। और तीसरी कंडीशन, दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, दैट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये बताना है अगर हमको इमेजिनरी है, रियल एंड इक्वल है या रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसके लिए आपने डी यूज करा होगा, डिस्क्रिमिनेंट। वो इन ए बी सी की वैल्यू से निकाला जाता है, वो आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाल लिया, इसकी वैल्यू से आप बता सकते हो कि किस तरह की कंडीशन बन रही है। अगर आपका डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो आपके रियल सॉल्यूशन आएंगे और दोनों अलग अलग आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे। फिर अगर आपका डी इक्वल टू जीरो आ गया तो कैसे सॉल्यूशन आएंगे? रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन आएंगे। और अगर आपका डी लेस देन जीरो आ गया तो कैसे सॉल्यूशन आएंगे? इमेजिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आया यहां पर डी के बेसिस पे सॉल्यूशन कैसे निकाले जा सकते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट दो अलग अलग सॉल्यूशन निकलेंगे, दो डिग्री 2 है तो दो सॉल्यूशन आने चाहिए, दोनों सॉल्यूशन अलग अलग, रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों सॉल्यूशन सेम, रियल एंड इक्वल, दोनों सॉल्यूशन इमेजिनरी, तो इमेजिनरी सॉल्यूशंस, डी लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो एंड डी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब हमको वो सॉल्यूशन निकालना है। क्या करना है? वो सॉल्यूशन को निकालना है जो आपके सॉल्यूशन आ रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकता है, रियल एंड इक्वल हो सकता है। तो हमको सॉल्यूशन निकालना है, तो वो सॉल्यूशन कैसे निकाले जाए? तो सॉल्यूशन को निकालने के दो तरीके। कितने तरीके? दो तरीके। पहला कहलाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, या बोला जाए उसको फैक्टराइजेशन मेथड।
फैक्टराइजेशन, फर्स्ट वाला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जाता है। उसके अंदर एक स्टेप लगती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो आपने करा होगा 10th क्लास में, ठीक है। जो सेकंड तरीका होता है वो भी आपने करा है, फॉर्मूला मेथड। कौन सा मेथड? फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता है एक, उसके बेसिस पे आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं डायरेक्ट, या तो फैक्टराइजेशन करके सॉल्यूशन निकाल लिया जाए या फिर फॉर्मूला मेथड लगा के सॉल्यूशन निकाला जाए। इसकी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, आपको 10th क्लास की अगर आपको जरूरत लगे तो 10th क्लास की एनसीईआरटी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है हमको सॉल्यूशन निकालने का, x इक्वल्स टू, याद होगा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी मदद से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो जरा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, d है। अब यहां से आप बता सकते हैं अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो क्या हुआ, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई, दैट इज आपका सॉल्यूशन बचेगा माइनस बी अपॉन 2a। रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन माइनस बी अपॉन 2a, डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है। अगर आपका d इक्वल टू 0 है तो माइनस बी अपॉन 2a करके डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है, दैट इज ये वाली टर्म 0 नहीं हुई और कुछ पॉजिटिव है, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो प्लस और माइनस करके दो सॉल्यूशन आएंगे, दैट इज रियल सॉल्यूशन एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। एक बार प्लस पुट करके आएगा, एक बार माइनस पुट करके आएगा, ठीक है, आपने करा होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया, मतलब ये पूरी टर्म नेगेटिव आ गई। और अभी तक हमने पढ़ा है रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा या 0 आएगा। रूट -3 करके कोई टर्म अभी तक हमने नहीं पढ़ी, आगे जाके मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे हम। 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम ये चीजों को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक हमने समझा कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी नहीं आ सकता, इसलिए वो कैसे सॉल्यूशन, इमेजिनरी सॉल्यूशन। मैथमेटिक्स में हम वो सॉल्यूशन भी निकालेंगे। अभी तक हम सिर्फ इन दो सॉल्यूशन में काम कर रहे थे, मैथ्स में आगे जाकर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इस सॉल्यूशन में काम करेंगे, लेकिन अभी आपको वो चीज समझने की जरूरत नहीं है। अभी आपको क्या समझना है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला पुट करके आप सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आपको अगर फैक्टराइजेशन क्लियर होगा तो आप फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ग्राफ कैसा बनता है क्वाड्रेटिक फंक्शंस का, पैराबोलिक। कैसा, पैराबोला। अपवर्ड ओपनिंग या डाउनवर्ड ओपनिंग। अपवर्ड ओपनिंग या डाउनवर्ड ओपनिंग में भी 3 टाइप के, एक जो एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक जो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, एक जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तीनों की कंडीशन अलग अलग बताइए। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ बेसिक्स, क्लियर होगा। इसके आप चाहे तो प्रैक्टिस करते हैं 10th क्लास के रूप में से, प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा और स्ट्रांग हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बचपन से अभी तक छोड़ते हुए आ रहे हैं। आपने कई बार याद करने की कोशिश करी होगी, एग्जाम निकाल लिया होगा फिर भूल गए होंगे, एग्जाम तक के याद होती है, बाद में जाके भूल जाते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ से याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज आएगा इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। कहीं भी यूज में आ जाएगा तो आपको फिर से रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए अभी से बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। तो क्या आइडेंटिटीज है, वही सिंपल आइडेंटिटीज से चालू करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें और इसमें कंफ्यूज होता है बच्चे, अलग अलग चीज है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके अंदर फैक्टराइजेशन लगता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब आप देखेंगे कि आपको ये वाली आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूज में आएगी, क्योंकि कई जगह आपको फैक्टराइजेशन की हेल्प लगेगी। किस चीज की, फैक्टराइजेशन की। तो ये फैक्टराइजेशन वाली आइडेंटिटी है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 10th क्लास में पढ़ा होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी, आगे जाके कहीं ना कहीं यूज में आ जाएगी, इसलिए मैंने अभी क्लियर कर दी। नेक्स्ट, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। माइनस और प्लस के साइन का ध्यान रखना है, दो टर्म्स पॉजिटिव दो टर्म्स नेगेटिव, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बहुत जगह काम में आएगी। जैसा ये था फैक्टराइजेशन, वैसे ये भी फैक्टराइजेशन वाली आइडेंटिटी है, और फैक्टराइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी, याद रखने की जरूरत है। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी आप यहां से भी निकाल सकते हैं, इस पूरे को इधर भेज के, लेकिन वो फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा। किसमें, फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा। आपको अगर फैक्टराइजेशन में लगाना है तो ये वाली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और कई जगह काम में भी आएगी, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी तरह की फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की भी होती है, वो होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आगे प्लस आएगा तो अंदर ए की जगह माइनस में आएगा, माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आगे माइनस आएगा तो अंदर सब पॉजिटिव रह जाएंगे। ठीक है, मैं इस तरह से याद करता हूँ, आपको याद करने का तरीका अलग भी हो सकता है। तो ये वाली कुछ आइडेंटिटीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, इसमें फैक्टराइजेशन वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद नहीं होती होगी, बाकी तो याद होंगी, बाकी याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती, लेकिन ये फैक्टराइजेशन वाली आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब एक और आइडेंटिटी जो कई जगह काम में भी आ जाती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। 10th क्लास में ये भी पढ़ा होगा। ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी कहीं ना कहीं काम में आ सकती है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आगे जाके काम में आने वाली है, तो इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और फिर ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब कुछ चीजें स्टार्ट करेंगे। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इट्स टाइम टू टेक लीव। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। थैंक यू।